हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज हम आपके लिए लेकर लाए हैं विषय जिसका नाम है पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। जी हाँ, पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का यह विषय जो है, इसकी इकाई 3 का वीडियो लेक्चर आज आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पहले इसकी इकाई 1 और 2 के वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं चैनल पर, वो आप वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपने देख लिए हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, और नहीं देखे तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस विषय जिसका नाम है पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, जिसका इकाई 3 और इस इकाई 3 का नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन एवं मूल्यांकन। जी हाँ, यहां पर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर आधारित आकलन एवं मूल्यांकन, यह इकाई 3 उसकी बात करनी है। तो इस इकाई के नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस इकाई में हम बात करेंगे कि इसमें जो तकनीकी आधारित आकलन और मूल्यांकन है, जी हाँ, इसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईटी, सीसी, इससे आधारित जो आकलन और मूल्यांकन किया जाता है उसके बारे में पूरा पाठ रहेगा। तो उससे जुड़े हुए ही सारे सवाल इस इकाई में पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये इस इकाई पर सारे प्रश्न उत्तर इसी बेस पर रहेंगे। अब हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में इसके अंक विभाजन की, साथ ही साथ इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, इसके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। इसके अंक विभाजन कैसे कैसे हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज भारतवर्ष एक ऐसी संस्था है जो आपको विविध कोर्सेज में, विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन देता है, जहां आप मनवांछित कोर्सेज में प्रवेश पा सकते हैं। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज वेरियस प्रकार के कोर्सेज जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, बीएड, डीएड, बीए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, साथ ही साथ रीट, एमपीटीटी, एमफिल, एमएससी, एमए, बीकॉम, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो आप अगर इन कोर्सेज में प्रवेश पाना चाहते हैं, इच्छित कोर्सेज में प्रवेश पाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए यूजी पीजी एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और प्रवेश कीजिए। हमारे यहाँ सैकड़ों एवं हजारों छात्रों ने आज तक प्रवेश पाकर अपनी डिग्री प्राप्त की है, उच्च शिक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त किया है, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं। तो आप भी अगर सरकारी भर्ती, विभिन्न पदों पर नियुक्त होना चाहते हैं, सरकारी पदों पर अपनी नियुक्ति चाहते हैं, डिग्री कोर्स डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आज ही जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य में हो, आप उन राज्यों में से कहीं से भी अप्लाई करेंगे, आप नियमित, स्वधाई, रेगुलर, डिस्टेंस मोड, जैसे चाहे वैसे पढ़ाई कर सकते हैं। और तो और सिर्फ प्रवेश दिलाया जाएगा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के द्वारा, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस तरह के वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, बुक्स, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप प्रवेश पाकर अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, अपना डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ सरकारी पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। तो देर ना कीजिए, आज ही जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन प्राप्त कीजिए, जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, बीकॉम, बीए, एमएससी, बीए, एमए, बहुत सारे कोर्सेस, रीट, एमपीटीटी, बहुत जितने भी कोर्सेस होंगे उनकी तैयारी कराई जाती है। तो भारतवर्ष के किसी भी राज्य को आपको प्रवेश मिल जाएगा। चलिए, बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की, तो अब बढ़ते हैं हम इस इकाई 3 जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन मूल्यांकन, इस इकाई की तरफ। तो बात करें इस इकाई के अंक विभाजन की, तो इस इकाई 3 के ऊपर कुल अंक आवंटित है 10। जी हाँ, इस इकाई 3 पर कितने अंक आवंटित है? कुल 10 अंक आवंटित है, और इसमें से 1 मार्क्स के 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न और 4 मार्क्स का 1 प्रश्न है। यानी कि 1 मार्क्स का अगर 2 प्रश्न आएगा तो 2 वस्तुनिष्ठ, 2 ऑब्जेक्टिव, है ना, और 2 मार्क्स के 2 प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय वाले 2-2 नंबर के 2 प्रश्न है, तो 4 नंबर ये हो गए और 2 नंबर ये हो गए 6, 4 2 6, और 4 नंबर का 1 प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 आता है ना, तो ये हो गया 4 नंबर का, तो 6 4 10, तो कुल 10 अंक आवंटित है इस इकाई पर। तो इस इकाई 3 जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन एवं मूल्यांकन
कि इस इकाई 3 पर कुल 10 अंक आवंटित है। इस पूरे वीडियो लेक्चर को अंत तक देखकर आप क्या कर सकते हैं, पूरे 10 अंक हासिल कर सकते हैं। तो ये हो गया बात इकाई 3 के अंक विभाजन की। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, साथ ही साथ अति लघुत्तर प्रश्न उत्तर हैं। लेकिन वो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि जब भी हम कोई इस प्रकार की वीडियो लाएं तो वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप वीडियो मिस नहीं करें। तो ये बात होगी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं। जी हाँ, इस इकाई 3 के सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की बात करें तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। भाई छात्रों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन, यानी छात्रों का गुण, छात्रों में कितनी मात्रा में उनमें जो भी चीजें उनके गुण होंगे वो कितने मात्रा में है, तो इन सब चीजों का प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, मूल्यांकन से। जी हाँ, अगर आप मूल्यांकन करोगे तो ही बता पाओगे ये छात्र होशियार है, प्रबल बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है, या मंद बुद्धि का है, या मोटी बुद्धि का, ऐसा कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन पहले क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। तो मूल्यांकन से ही छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक का वर्णन प्रस्तुत होता है। छात्रों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत होता है किससे, मूल्यांकन से। ध्यान रखिएगा, तो मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है। जी हाँ, बालक जो होते हैं उनके सर्वांगीण विकास मतलब उनका पूरा विकास, शारीरिक, मानसिक, जितने भी प्रकार के विकास होंगे, बाहरी भीतरी, उन सभी विकास को क्या करता है, सर्वांगीण विकास को गति देता है कौन, मूल्यांकन। जी हाँ, मूल्यांकन से पता चलता है। अगर किसी बालक की विकास की गति धीमी है तो उसका मूल्यांकन करने से पता चल जाएगा कि धीमी गति है, तो और ध्यान दिया जाएगा। और मान लेंगे कि वो बहुत अच्छा विकास कर रहा है, मूल्यांकन करने में पता चलेगा तो उसको उसी रूप से चलने देंगे। तो मूल्यांकन करने से ही बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या है, मूल्यांकन, मूल्यांकन ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की निरीक्षण विधि कैसी होती है, गुणात्मक होती है। मूल्यांकन की जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण मतलब भाई निरीक्षण करना यानी जांचना परखना, तो मूल्यांकन की जो निरीक्षण विधि है वह गुणात्मक होती है, गुणों से भरपूर होती है, गुणात्मक होती है। कैसी होती है, गुणात्मक। याद रखिएगा, मूल्यांकन की जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि गुणात्मक, ऐसे याद रखिए जोड़कर कि निरीक्षण विधि गुणात्मक। तो निरीक्षण विधि कैसी होती है, मूल्यांकन की कैसी होती है, गुणात्मक होती है, याद रखिएगा। अगला देखिए, शैक्षिक मापन की प्रक्रिया परिणामात्मक होती है। शैक्षिक मापन, अगर शैक्षिक मापन करना है यानी किसी बालक, किसी छात्र में कितनी शिक्षा ग्रहण की है, किसी शिक्षा का स्तर क्या है, अगर इस चीज का मापन करना है तो हमें क्या करना होगा भाई, परिमाणात्मक करना पड़ेगा। यानी उसकी प्रक्रिया जो होगी परिमाणात्मक होगी, परिमाणात्मक, परिणात्मक नहीं है, परिमाणात्मक होगा। वहां पे आकी मात्रा है, याद रखिए। तो अक्सर हम हड़बड़ी में परिणाम लिख देंगे, लेकिन परिणाम नहीं है, परिमाणात्मक है, याद रखिएगा। अगला, वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रामाणिक होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होगी, प्रामाणिक, भाई प्रूफ के साथ, है ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में जो पढ़कर जाता है, जितने डिटेल में एकदम गहन अध्ययन किया है बहुत ही, वही उस परीक्षा को पास कर पाता है, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। आप देखेंगे जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, जेडब्ल्यू से लेके पीएचडी की, यूजीसी नेट, जेआरएफ या जेडब्ल्यू नीट, जितनी भी होती हैं सब अभी क्या होती हैं, ये प्रामाणिक ही होती हैं, सबके सब वस्तुनिष्ठ ही होती हैं। तो भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो प्रामाणिक है, यानी मानी हुई परीक्षा है। इस परीक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास, पूरा टेस्ट लिया जा सकता है, पूरा मूल्यांकन किया जा सकता है छात्रों का, व्यक्तियों का। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है बहुत ही प्रामाणिक होती है। अगला देखिए, निबंधात्मक परीक्षा के मानक विकसित नहीं होते। भाई निबंधात्मक परीक्षा लेंगे, आप डिटेल में थ्योरी लिखवाएंगे, 2-2 पेज का क्वेश्चन आंसर लिखने देंगे छात्रों को, तो यह परीक्षा जो होगी इसके मानक विकसित नहीं है। अब इससे पता नहीं चल पाएगा छात्र का सर्वांगीण विकास है कि नहीं। छात्र हो सकता है वो पूरा रटकर आया हो 3 प्रश्नों का उत्तर, या हो सकता है उसने पूरा अपने मन से कुछ भी लिख दिया हो गलत सलत, या हो सकता है बहुत समझदारी से भी लिखा हो, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इसके जो मानक हैं कि ये निबंधात्मक परीक्षा यही सही है, वो निबंधात्मक परीक्षा गलत है, और इस प्रकार की निबंधात्मक परीक्षा सही होती है, इसका कोई मान नहीं रखा गया, कोई यूनिट, कोई मानक नहीं बनाया गया, ये तय नहीं किया गया कि निबंधात्मक परीक्षा कौन सी अच्छी होती है। कैसे भी करा लो, बस उसको निबंधात्मक बोल देंगे, ठीक है, ऐसा है। तो निबंधात्मक परीक्षा के मानक विकसित नहीं होते हैं। अगला देखिए, अपने अध्यापकों के लिए छात्र अपरिपक्व होते हैं। यानी जो अध्यापक होता है वो जब छात्रों को पढ़ाता है तो उसे लगता है कि इस छात्र को ज्ञान नहीं है, वो पूरा मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, वो कैसा लगता है, उसे अपरिपक्व लगता है। इसलिए जो शिक्षक है वो अपने छात्रों को सिखाते रहते हैं, बार बार ज्ञान, दिशा निर्देश देते रहते हैं, उन्हें सावधान करते रहते हैं। तो अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए छात्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, इमेच्योर होते हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। अगला,
शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का सुधार होता है। भाई शिक्षक मूल्यांकन से क्या होता है? संस्था का सुधार होता है। अगर शिक्षकों का मूल्यांकन करेंगे कि शिक्षक ने ज्यादा रिजल्ट दिया है, ज्यादा अच्छा पढ़ाया है, तो उसका प्रमोशन किया जाएगा, उसे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, या उसे उसे और शाबाशी दी जाएगी, तो उसका और उत्साह बढ़ेगा। और जो शिक्षक लापरवाही कर रहा होगा, जो शिक्षक सही रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा और क्या गड़बड़ी है, उसके बाद उसमें सुधार किया जा सकेगा। तो इससे क्या होता है कि शिक्षक मूल्यांकन से जो संस्था होती है उसमें सुधार होता है। संस्था में सुधार होता है शिक्षक का मूल्यांकन से। अगला देखिए यहाँ पर कि सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की रुचि होनी चाहिए। जो सामुदायिक यानी सामाजिक कार्य हैं, जैसे गणपति गणेश जी को बिठाना, नौ दुर्गा बिठाना, इसमें 9 दिन तक पूजा चलते थे, कुछ भी, या पर्यावरण बचाव का हो, सफाई अभियान हो, ऐसे जितने भी चीजें होंगी उसमें भाग लेना, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें रुचि दिखाना, ये शिक्षक का कर्तव्य होता है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने छात्रों को कहूं, जैसे कि साफ सफाई रखनी चाहिए और सफाई करनी चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए, और मैं खुद कभी सफाई ना करूं, मैं खुद सफाई अभियान में भाग ना लूं, तो मेरे छात्र सीखेंगे नहीं, मेरा अनुकरण नहीं करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा? खुद रुचि लेना होगा। जो भी सामुदायिक कार्य होंगे उन सब में पहले खुद रुचि लेना होगा, तब मुझे देखकर मेरे छात्र सीखेंगे, मेरा अनुकरण करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ बताया गया है कि सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की रुचि होनी चाहिए। जो शिक्षक होते हैं उनकी रुचि होनी चाहिए किसमें? सामुदायिक कार्यों में। अगला देखिए, पाठ्य वस्तु का निर्धारण कौन करता है? अध्ययन समिति करती है। जी हाँ, अध्ययन समिति जो होती है वो पाठ्य वस्तु यानी कि क्या पढ़ाया जाएगा, क्या करिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा। जी हाँ, छात्रों को हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना, भूगोल में, इतिहास में, राजनीति शास्त्र में क्या पढ़ना है, ये शिक्षक नहीं निर्धारित करता। ये कौन निर्धारित करता है? ये अध्ययन समिति निर्धारित करती है, शिक्षक नहीं ना। मैं डिसाइड नहीं किया कि डीएलएड का सिलेबस ये है, ये मैंने डिसाइड नहीं किया। डीएलएड का सिलेबस ऐसा होगा, डीएलएड में ये पढ़ाया जाएगा, ये सब किसने डिसाइड किया है? तो एमपी बोर्ड के जो डीएलएड के कर्मचारी हैं, जो अध्ययन समिति बनी हुई है डीएलएड के लिए, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया। उन्होंने बाद में पेपर पैटर्न चेंज किया, आपको शायद पता हो 19-20 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ था डीएलएड का, है ना। अभी आप जो पढ़ रहे हैं ये डीएलएड का न्यू कोर्स है, ओल्ड कोर्स नहीं है। ओल्ड कोर्स थोड़ा सा अलग था, ये न्यू कोर्स है। ठीक, तो ये जो नया कोर्स आया है किसने लाया भाई? पाठ्य वस्तु का निर्धारण अध्ययन समिति करती है। तो जितने भी हम पढ़ रहे हैं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? अध्ययन समिति द्वारा। अगला देखिए, अब यहाँ पर 10 हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 10। तो ये जो 10 हैं ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ से आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आना गारंटी है, तो इसमें से 2 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये मत समझिए कि सिर्फ 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे 2 नंबर के लिए। भाई इन वस्तुनिष्ठों की सहायता से आप लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। छात्रों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन कौन प्रस्तुत करता है? भाई मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। छात्रों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन कौन प्रस्तुत करता है? भाई मूल्यांकन। अगला, बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में कौन सहायक होता है? बालकों के सर्वांगीण विकास में गति देने में सहायक होता है मूल्यांकन। अगला देखिए, मूल्यांकन की निरीक्षण विधि कैसी होती है? गुणात्मक होती है। मूल्यांकन की जो निरीक्षण विधि है वो गुणात्मक होती है। अगला देखिए, शैक्षिक मापन की प्रक्रिया परिणात्मक होती है। परिमाणात्मक। शैक्षिक मापन की प्रक्रिया परिमाणात्मक होती है। जो शैक्षिक मापना है वो परिमाणात्मक, उससे परिणाम मिलेगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रभावित होती है, प्रभावी होती है ना, प्रमाणिक होती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है, माफ कीजिएगा, प्रमाणिक है, प्रभाविक नहीं है, प्रमाणिक। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा कैसी होती है? प्रमाणिक होती है, यानी सिद्ध की, मानी हुई, उसका प्रमाण है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा से अच्छा ज्ञान आता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रमाणिक होती है। अगला देखिए, निबंधात्मक परीक्षा के मानक विकसित नहीं होते। जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उसके मानक यानी कि उसके यूनिट जो है वो विकसित नहीं होंगे। निबंधात्मक परीक्षा क्या सही होती है, क्या गलत होती है, कैसे लेना चाहिए, इसे कोई मानक बने हुए नहीं है, जैसे चाहे ले लो। तो भाई निबंधात्मक परीक्षा के मानक विकसित नहीं होते हैं। अगला देखिए, अपने अध्यापकों के लिए छात्र हमेशा अपरिपक्व होते हैं। जो अध्यापक होता है उसे लगता है कि उसके लिए उसका जो छात्र है वो अपरिपक्व है, इमैच्योर है। ठीक, अगला, शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का सुधार होता है। जी हाँ, शिक्षकों का अगर मूल्यांकन चलता रहेगा तो जिस संस्था में मूल्यांकन होगा वो संस्था में सुधार होगा। उस संस्था में शिक्षक जो अच्छे से पढ़ाएंगे और अच्छा सुधार होगा, छात्रों को और अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो शिक्षक मूल्यांकन से संस्था का सुधार होता है। अगला, सामुदायिक कार्यों में शिक्षकों की रुचि होनी चाहिए। जी हाँ, जो सामुदायिक यानी कि सामाजिक कार्य होंगे, जो समाज में मिलजुल कर करते हैं सबके साथ, उन कार्यों में शिक्षक को भाग लेना चाहिए। अन्यथा शिक्षक को देखेंगे छात्र कि हमारा शिक्षक ही भाग नहीं लेता है, इन कार्यों में रुचि ही नहीं है, उसे आता ही नहीं है, और बाद में हमें कहता है कि टीम वर्क करो, सामुदायिक कार्य करो, तो नहीं।
अगर मैं एक शिक्षक हूं तो मैं अपने समाज में हो रहे, अपने मोहल्ले में, समाज में, गांव में हो रहे जितने भी सामुदायिक कार्य होंगे, पेड़ लगाने से लेकर सफाई अभियान तक और त्योहारों में शामिल होने के तक, त्योहारों का आयोजन कराने में, कार्यक्रमों का आयोजन कराने में उसमें अपनी भूमिका निभाना, इसके लिए मैं जागरूक रहूंगा। मेरी खुद की उसमें रुचि होनी ही चाहिए, इंटरेस्ट। ठीक। पाठ्य वस्तु का निर्धारण कौन करता है? अध्ययन समिति करती है। तो पाठ्य वस्तु का निर्धारण अध्ययन समिति करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इन 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आपको 2 ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, साथ ही साथ इनकी सहायता से आप अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और अति दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर लिख सकते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 के 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब हम पढ़ेंगे अगले प्रश्नों की ओर। ठीक। तो अब हमारा अगला प्रश्न जो है ये लघुत्तरीय में भी आ सकता है, अति लघुत्तरीय में भी आ सकता है, ध्यान रखिए, या वस्तुनिष्ठ में भी आ जाए। देखिए पहला, अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं? जो अच्छा ई पोर्टफोलियो होता है, ई पोर्टफोलियो क्या होता है? एक कंप्यूटर की फाइल होती है जिसमें सारा डेटाबेस, सारी जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन इकट्ठा होता है किसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर खास विषय, व्यक्ति के ऊपर। ठीक। तो इसे ई पोर्टफोलियो कहते हैं। पोर्टफोलियो मतलब होता है जानकारी, ऐसी फाइल जिसमें जानकारी हो, जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं। तो अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं? भाई अच्छा ई पोर्टफोलियो क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हमारे यहाँ निश्चित नियम का अभाव है। हमारे लिए ई पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो नियम चाहिए वो अपने अपने हिसाब से स्कूलों ने बनाया हुआ है, कोई एक निश्चित नहीं है। ठीक है। कुछ स्कूलों में क्या होता है, जैसे बताता हूँ सिंपल भाषा में, कुछ स्कूलों में क्या होता है, छात्रों की प्रेजेंट ही लगती ही नहीं है और एक साथ कभी भी कुछ भी लगा देते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट या एब्सेंट, ताकि बाद में जब चेकिंग हो स्कूल की तो उनके पास रिकॉर्ड रहे कि देखो हमारे प्रेजेंट ही हुई है, ऐसा भी करते हैं। तो अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्या है? तो पहला, निश्चित नियम का अभाव। ठीक है। एक इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। दूसरा, उपयुक्त मार्गदर्शन का अभाव। भाई अच्छा मार्गदर्शन भी नहीं है, गाइडेंस भी नहीं है कि हाँ ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ई पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा, वैसे गलती मत करना वरना ई पोर्टफोलियो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस प्रकार का अनुभव नहीं मिलता, इस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो उपयुक्त मार्गदर्शन का अभाव ये। ठीक। अगला देखिए, मापन क्या है? भाई नापना, मापन जिससे नापा जाता है, जिससे मापा जाता है, वह क्या है? तो मापन क्या है? तो देखिए भाई, मापन मुख्यतः आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित है। जी हाँ, अगर मैं कहूं कि माप कर लाओ कि इस गांव में या इस मध्य प्रदेश राज्य में कितने डीएलएड के स्टूडेंट होंगे, मापो, तो आंकड़े इकट्ठा करना पड़ेंगे, हर कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्लस करना पड़ेगा, पता चलेगा हाँ इतने छात्र हैं। ठीक। तो उपयुक्त मार्गदर्शन का अभाव होता है और मापन में मुख्यतः आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित है। जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, जितनी भी ये सब बातें हैं, उन सबको इकट्ठा करके फिर से मापना, यानी पता करना कि भाई कितने लोग हैं जो डीएलएड कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से, फिर कितने कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वगैरह वगैरह। इस तरह का मापन किया जा सकता है, इसे मापन कहते हैं। इसमें आंकड़े, डेटा इकट्ठा करते हैं। अगला देखिए, ई पोर्टफोलियो के लाभ बताइए। अभी जो मैं बता रहा था ई पोर्टफोलियो, उसके लाभ क्या है? तो भाई ई पोर्टफोलियो के जो लाभ हैं, सबसे पहला कि भाई यहाँ पर मनोवैज्ञानिक लाभ है कि भाई आप फट से कर लेते हो, पेपरलेस काम है। उदाहरण के तौर पर ये होगा कि आपने जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र बनाना था या बनवाना था, तो आप जाएंगे ग्राम पंचायत में, तो वहां इंफॉर्मेशन आप देंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर वो आपकी जानकारी कंप्यूटर में ऐड कर लेंगे, सरपंच, उप सरपंच जो भी होंगे। फिर बाद में कभी सरकार देखेगी कि इस गांव में सच में इस व्यक्ति का जन्म है कि नहीं, तो आपको जानकारी दिखाने में तुरंत समय लगेगा, तुरंत के तुरंत, कोई समय ज्यादा नहीं लगेगा कि फाइल खोलो, खूब ढूंढ के पन्ने पलटो, तुरंत आप कंप्यूटर में क्लिक करके सर्च करके दिखा सकते हैं। ठीक। तो निश्चित नियम का अभाव होता है, उपयुक्त मार्गदर्शन का अभाव होता है किसमें? अच्छे पोर्टफोलियो बनाने में। तो हमने पढ़ा कि मापन क्या है भाई? तो मापन मुख्यतः आंकड़ों को एकत्रित करने संबंधित है। जितने भी आंकड़े, डिजिट हैं, उनको एक साथ इकट्ठा कर लो तो वहां क्या बन जाता है भाई? वहां पर हमें एक मापन की विधि मिल जाती है, उसे मापन कहते हैं। मापन का मतलब ये है भाई कि परिवार सुरक्षित रहे। मापन में हम क्या करते हैं? मुख्यतः आंकड़े नापते हैं और परिवार की जानकारी, दोस्तों की जानकारी, पढ़ाई लिखाई की जानकारी, किसी व्यक्ति के, छात्र के, उनके बारे में पूरी निजी जानकारी, है ना, इन सब बातों को इकट्ठा करके लिखना। जैसे हमारे परिवार में आप देखोगे वो आते हैं जनगणना वाले, तो वो करते हैं, तो वो उसी तरह से पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, वही मापन है। मापन का मतलब ही भाई आंकड़ों को, डेटा को इकट्ठा करना। ठीक। अगला देखिए, ई पोर्टफोलियो के लाभ। भाई ई पोर्टफोलियो के लाभ है मनोवैज्ञानिक लाभ, यानी कि मन से ही अंदर से लाभ है ई पोर्टफोलियो के, कि हाँ भाई ई पोर्टफोलियो हमेशा रहेगा। आपने एक फाइल बनाई और उस फाइल में आपने हाथ से लिखा, काटा, पिट किया, फिर उसको सुरक्षित रखना, लेकिन एक बार मोबाइल में, कंप्यूटर में सेव हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक। सर्वत्र उपलब्धता। भाई मोबाइल, कंप्यूटर सब जगह है, इंटरनेट सब जगह है। तो अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और आपको अपना एडमिशन लेना महाराष्ट्र में जाके, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे? आपको सब कंप्यूटर में टाइप करेंगे, पूरा डिजिटल वहां से तुरंत प्रिंट आउट निकल जाएगा, मिल जाएगा, कॉलेज वाले देख के आपको एडमिशन दे सकते हैं। तो हर जगह इसकी उपलब्धता होती है, बहुत आसानी से उपलब्ध रहता है, सुगम्यता, बहुत आसानी से इस तक पहुंचा जा सकता है।
और कम लागत में, बहुत कम पैसे में जो है वो काम करता है, बड़ा फायदा मिलता है। तो ये हो गया। अगला देखिए कि कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक क्या है। कंप्यूटर पे आधारित जो प्रश्न बैंक होता है वो क्या है। तो आप देखते होंगे कि कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न सीबीटी जिसे कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, सीबीटी। तो ये अक्सर परीक्षाओं में होता है, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, एमपीपीएससी, इन सब परीक्षाओं में आजकल होने लगा। जेई, नीट, यहाँ भी ये होता है। इसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सही जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो माइनस मार्किंग भी होती है ना, निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक। इसमें आप चाहें तो इन सभी प्रश्न उत्तरों को क्या कर सकते हैं, अच्छे से कंटेस्ट किए, चाहे क्या करना ही है, तभी आप डायरेक्ट पास होंगे। तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर 14 प्रश्न उत्तर हैं। इनको पढ़कर आप बहुत ही अच्छे अंक हासिल करोगे आपके डायरेक्ट की परीक्षा में। तो ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। अब हम बात करें कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की, यानी कि हम बात करें कुछ 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न उत्तरों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को जान लेने के बाद हमने अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे, अति लघु उत्तर देखे, अब हम देखें कुछ अन्य अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी। इनकी सहायता से आप वस्तुनिष्ठ भी बना सकते हैं और उन वस्तुनिष्ठों की सहायता से इन प्रश्नों को भी लिख सकते हैं। तो उनकी बात हम करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर बनी रहिए अभी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेस लाते हैं। आप मनचाहे कोर्सेस में प्रवेश पा सकते हैं। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य को हो, आप प्रवेश पा सकते हैं। जो भी इच्छित डिग्री, डिप्लोमा, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीए डीएड या बीए बीएड या फिर रीट, बी फार्मा, डी फार्मा, एमपीटीईटी, जो भी आप करना चाहते हैं, एमएससी, एमए, जो भी आप करना चाहते हैं, सब कोर्सेस अवेलेबल है। डिस्टेंस मोड से, नियमित, स्वाध्यायी, रेगुलर, इन सभी माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा है। बहुत कम फीस में, नाम मात्र की फीस में आपको प्रवेश मिलेगा और आप डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं और मन चाहे पदों पर नियुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है, प्रवेश चाहते हैं, अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं का प्रवेश चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको प्रवेश मिलेगा, बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी और बहुत ही विश्वसनीय संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। भारतवर्ष के हजारों छात्रों ने अभी तक हमारे संस्था से जुड़कर डिग्री प्राप्त की है, डिप्लोमा प्राप्त किया है और अच्छे पदों पर नियुक्त हो चुके हैं। तो आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं तो दिए गए नंबर संपर्क कीजिए और जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो ये तो बात होगी श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। चलिए अब बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की तरफ। तो यहां पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 कि विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के विभिन्न तकनीक बताइए। विभिन्न तकनीक बताइए जिससे विद्यार्थियों का अधिगम का मूल्यांकन होगा, यानी छात्र सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है उसका मूल्यांकन करना है, कौन से तरीके हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैंने 5 तरीके लिखे हैं। तो आप डायरेक्टली ऐसे मत लिखना भाई परीक्षा में, पहले लिखना, प्रश्न ऐसा दिया तो उत्तर में लिखना, 1-2 लाइन लिखना कि विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीके निम्नलिखित दिए गए हैं। फिर डैश देकर भाई पहला नंबर लिखो अवलोकन। अब अवलोकन के आगे भी डैश देकर लिखो कि अवलोकन के द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। अवलोकन विधि बहुत ही सटीक है, इससे हम छात्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उन्होंने कितना अधिगम किया हुआ है। ठीक है। फिर दूसरा प्रदत्त कार्य, हम उन्हें कार्य प्रदान कर सकते हैं, होमवर्क, गृह कार्य दे सकते हैं और जो छात्र जितना प्रदत्त कार्य पूरा कर लेता है तो हम समझ जाएंगे मेधावी छात्र है, बहुत अच्छा सीखा उसने अधिगम। जैसे गणित के टीचर करते हैं, मैथ्स के टीचर सवाल का 1-2 अभ्यास जो रहता है उस इकाई में से 1-2 प्रश्न बना देते हैं और 10-15 क्वेश्चन घर से करने बोलते हैं। तो मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 प्रश्नों में से किसी 8-10 छात्रों ने 10 के 10 प्रश्न बना लिए, हल कर लिए सही सही, तो वो 8-10 छात्र जो होंगे उन्हें बिल्कुल अच्छा अधिगम किया, हो गया मूल्यांकन। किसी ने 8 या 7 बनाए तो उनका भी मूल्यांकन हो गया, वो भी सीखे लेकिन अभी और अभ्यास की जरूरत है। और किसी ने 1 भी नहीं बनाया या 1-2 ही बने तो ऐसे जो है वो अधिगम नहीं कर रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, जांच सकते हैं प्रदत्त कार्य के द्वारा। फिर प्रयोजना कार्य यानी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देके हम इससे भी नाप सकते हैं भाई कि कैसा हो रहा है, कैसा उसका अधिगम हो रहा है, कैसा वो सीख रहा है, ये बातें हम जान सकते हैं प्रयोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट देकर। साथ ही साथ जांच पड़ताल की जा सकती है, उसकी कॉपियां जांची जा सकती है कि वो लिख रहा है, होमवर्क कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, समय समय पर उनसे पूछा जा सकता है मौखिक रूप से। और ग्रेड निर्धारण सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम भी लाया जा सकता है, यानी जो छात्र जो 10 के 10 प्रश्न उत्तर बना रहे हैं होमवर्क में, गृह कार्य में, उन्हें ए ग्रेड दिया जाए। जो 10 में से 7-8 ही बना रहे हैं उनको बी ग्रेड दिया जाए और जो 5 या बना रहे हैं सी दिया जाए, जो 5 से कम बना रहे हैं उनको डी ग्रेड में रखा जाए। इससे भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये आपके पास विधियां दिख रही हैं, अवलोकन, प्रदत्त कार्य, प्रायोजना कार्य, पड़ताल और ग्रेड निर्धारण सिस्टम। इन 5 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन कर सकते हैं। 5 तरीके हैं विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 15 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न।
अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है और बहुत आसान है। 3 बातें याद रखो, फट से याद रहेगा वो। क्या? देखिए, आकलन के चरणों का वर्णन कीजिए। भाई आकलन कैसे करेंगे? तो आकलन के कुल कितने? 3 चरण होते हैं, याद रखिए। आकलन के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। कौन से 3 चरण? पहला चरण, प्रथम चरण, इसमें सूचनाओं के स्रोत जाने जाते हैं, मतलब कहां से सूचना लेंगे। मान लीजिए विद्यार्थी का आकलन करना है, किसी छात्र का आकलन करना है, तो पहला चरण ये होगा कि हम सूचना इकट्ठा करेंगे उस बालक के बारे में, उसके माता पिता से पूछेंगे, उसके दोस्तों से, है ना, उसकी कॉपियों से देखेंगे उसने क्या कॉपी में कितनी कंप्लीट की है, कितना वो होमवर्क करता है, कितना गृह कार्य करता है, कितने अंक आते हैं उसे परीक्षा में, सूचना एकत्रित कर लेंगे। फिर दूसरा दूसरा चरण क्या होगा? सूचनाओं को दर्ज करेंगे, यानी इकट्ठा करने के बाद, जानने के बाद उसको हम दर्ज करेंगे, लिखेंगे एक जगह पर, पोर्टफोलियो जैसा, है ना, जानकारी लिखेंगे, सूचनाओं को दर्ज करेंगे। फिर आता है तीसरा चरण कि जिन स्रोतों से हमने जानकारी दर्ज की है, जो सूचनाएं हमने दर्ज की हैं, उन एकत्र सूचनाओं का अर्थ निकालेंगे, उनका अर्थ निकाला जाएगा। प्रथम चरण सूचनाओं के स्रोत, द्वितीय चरण सूचनाओं को दर्ज करना, तृतीय चरण एकत्र सूचनाओं का अर्थ निकालना। तो इन माध्यम से हम आकलन कर सकते हैं। तो ये क्या है? तीनों आकलन के चरण है, ये आकलन के चरण है तीनों, इन माध्यम से हम आकलन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षा निर्माण के निम्न टूल्स बताइए। यानी कि कैसे हम परीक्षण का निर्माण कर सकते हैं सूचना वाला संप्रेषण तकनीक वाले, यानी मॉडर्न तरीके से कंप्यूटर की मदद से कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 दिए हैं भाई, हॉट पोटैटोज, गूगल, सर्वे मंकी। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। हॉट पोटैटोज वेबसाइट है, यहाँ पर आपको पूरा तरीका मिलेगा ई पोर्टफोलियो बनाने का। गूगल पे तो हर चीज जानकारी मिल जाती है, आप जानते हैं इसके बारे में। सर्वे मंकी ये भी वेबसाइट है जो आपको बताता है कि कैसे ई पोर्टफोलियो बनाते हैं। www.eportfolio.com, यहाँ पे आपको पूरा ई पोर्टफोलियो बनाना, जानकारी हासिल करके लिखना, जमा करना, ये सब यहाँ पर सिखाया जाता है। तो सब सीख सकते हैं आप इंटरनेट पर ही। ठीक, इसके पश्चात अगला प्रश्न, ई पोर्टफोलियो निर्माण के महत्वपूर्ण उपकरण बताइए। भाई ई पोर्टफोलियो निर्माण के महत्वपूर्ण उपकरण, यानी ई पोर्टफोलियो बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, किन चीजों की मदद से, किन उपकरण टूल्स की मदद से हम ई पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वेब स्पेस, आपके पास वेब स्पेस यानी कि भाई आपका अकाउंट होना चाहिए। www. जैसे कि आप अपना अकाउंट बन रहे हैं, www.sstteacher.com, www.dledteacher.com, ऐसा वेब स्पेस पेज खरीदना पड़ता है इंटरनेट पे, वो दर्ज करना पड़ता है, अकाउंट बनाना होता है, ये सब वेब स्पेस होना चाहिए स्वयं का। दूसरा इंटरनेट सेवा तो चाहिए भाई, इंटरनेट नहीं हो तो आप कंप्यूटर या जो भी चीजें आपके पास है, लैपटॉप, वो चला ही नहीं पाएंगे आप। तो आपके पास इंटरनेट की सेवा होनी चाहिए, उसी की मदद से ही आप पोर्टफोलियो तैयार कर पाएंगे। फिर तीसरा है गूगल साइट्स। जी हाँ, गूगल साइट्स होती है, बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, जैसे www.portfolio.com, www.eportfolio.com, हाउ टू प्रिपेयर पोर्टफोलियो। अगर इस सब चीजों से हम क्या कर सकते हैं? पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको वेब स्पेस, इंटरनेट सेवाएं, गूगल साइट, यह ई पोर्टफोलियो निर्माण के महत्वपूर्ण उपकरण है। इनकी सहायता से ई पोर्टफोलियो निर्माण किया जाता है। तो यहां मैंने आपके सामने रख दिए, यहाँ पर ये 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, परीक्षा के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। इन चारों को आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हैं। अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको 10 नंबर पक्के हो गए हैं डेढ़ की परीक्षा में। आपका विषय पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का इकाई 3, यहाँ से 10 अंक तो मिलेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन पहले के वीडियोस को जाकर देख लीजिए, वो भी चैनल पर बने हुए, बाकी विषयों के वीडियो भी चैनल पर बने हुए आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब किए अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, विभिन्न कोर्सेस में, मनोवांछित इच्छित कोर्स में प्रवेश पाना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और मन चाहे कोर्स में प्रवेश कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड की परीक्षा की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। साथ ही साथ पढ़ाई भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके समस्त जानकारी ले सकते हैं, फीस से संबंधित, कोर्स से संबंधित। हमारे यहाँ भारतवर्ष के हजारों छात्रों ने परीक्षा अभी तक एडमिशन प्रवेश लेकर अपनी डिग्री प्राप्त की है, डिप्लोमा प्राप्त किया है। आप नियमित, स्वधाई, डिस्टेंस मोड, रेगुलर, कैसे भी परीक्षा पास कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न कोर्सेज जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीए डीएड, बीएड, बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीटी, एमए, बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे। इन कोर्सेस में आप एएनएम, आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता, एएनएम, इन सब कोर्सेस में आपको एडमिशन मिल सकता है बहुत कम फीस में। तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब मिलेंगे हम आपसे इस
पूरे विषय के चौथे यानी अंतिम इकाई की वीडियो लेक्चर में, तो वो वीडियो भी आएगी। इस वीडियो को देखिए, उसका इंतजार कीजिए, और वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।